सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाज़िर है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, दुनिया में बड़ी बड़ी मशहूर इमारतें हैं, बड़ी बड़ी तारीख़ी इमारतें हैं और बहुत पुरानी इमारतें हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी जो इमारत है जिसे हम अहराम मिस्र कहते हैं, वो तकरीबन 4,500 साल पुरानी है। वो जो अहराम मिस्र हैं, जिनको इजिप्शियन पिरामिड भी कहते हैं। बारिशें क्या, तूफ़ान क्या, धूप क्या और इसके अलावा हवाएं और झक्कड़। दोस्तों, इससे अगला जो मरला था वो ये था कि किस तरह ज़मीन को लेवल किया जाए, और इस तरह एक एक पत्थर को काटने के लिए कई घंटे दरकार होते थे। कि जब इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन को देखा गया तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन हैरान कौन बात ये थी, अब लोग जो कहते हैं कि इसको बनाया किसने, सो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इसको एलियंस बना गए हैं। इस इजिप्शियन पिरामिड्स के बहुत ही अजीब व गरीब किस्से मशहूर हैं। इसके बारे में कि ये इमारत बनाई कैसे गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो इमारत है, ये जो स्ट्रक्चर है, यानी अहराम मिस्र, ये कोई एलियंस आए थे और उन्होंने रातों रात ये स्ट्रक्चर बनाया और वो फिर वापस इस दुनिया से वापस चले गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि तकरीबन आपको याद होगा कि 50 हज़ार टन वज़नी एक पत्थर है, जिस पत्थर को यानी सिर्फ अगर हम एक जो सबसे बड़ा अहराम मिस्र है तो गिज़ा पिरामिड भी कहते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक के अंदर 23 लाख पत्थर जो हैं वो उनसे मिलके बनाया गया उसको। बहरहाल आज हम अहराम मिस्र के बारे में थोड़ी सी डिटेल गुफ्तगू करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे बनाया गया और इसके अंदर उन्हें क्या क्या मुश्किलात पेश आई हुई। तो दोस्तों, ये जो डिस्कशन होगी ऑब्वियसली जो मुहक्किकीन ने तहकीक की है इसके ऊपर, उनकी रोशनी में ही होगी, क्योंकि और ये भी हाइपोथेटिक्स हैं कि उनको कंफर्म भी नहीं है क्या ये चीज़ इसी तरह ही हुई होगी, क्योंकि अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि क्या वो इमारत किस तरह बनाई गई होगी, वो पत्थर किस तरह काटे गए होंगे, किस तरह वहाँ पर उसको ट्रैवल करा के यानी उसको लाया गया होगा उस जगह पर। तो इसके ऊपर आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों, इसमें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा के ऊपर हम आज बात करेंगे, क्योंकि वो एक सबसे बड़ी इमारत जो है, जो सबसे बड़ा पिरामिड है, जो सबसे बड़ा अहराम है, वो उसको द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा ही कहते हैं। दोस्तों, ज़मीन से इसकी ऊंचाई जो है वो 480 फीट है। इस अहराम मिस्र को जो है वो अजूबा करार दिया गया है और ये तकरीबन 4,500 साल पुरानी जो है वो ये स्ट्रक्चर है। दोस्तों, मिस्र में तकरीबन 138 छोटे बड़े जो अहराम हैं, जिनके बारे में पता है ज़ाहिर 450 साल पुराना है। तो याद रहे कि इनके ऊपर न जाने कितने मौसमों ने क्या क्या सितम ढाए होंगे। बारिशें क्या, तूफ़ान क्या, धूप क्या और इसके अलावा हवाएं और झक्कड़ और पता नहीं क्या क्या इन पिरामिड्स जो इनके सामने आए होंगे, लेकिन डट के मुकाबला किया उसने। और नज़र आता है हमें कि इतना मजबूत स्ट्रक्चर है कि बाहर से इसे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये अंदर से उसी तरह सलामत है जिस तरह 4,500 साल पहले बनाया गया। दोस्तों, जो सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहते हैं, इस पिरामिड का जो टोटल कवरिंग एरिया है जिसके ऊपर ये बनाया गया है, ये तकरीबन 13 एकड़ है। याद रहे, 13 एकड़ से मुराद ये है कि इसके अंदर 9 फुटबॉल फील्ड जो हैं वो इसके अंदर समा सकते हैं। इसी तरह जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि इसके ऊपर तकरीबन 23 लाख छोटे बड़े पत्थर जो हैं, जो बल्कि ज़्यादातर तो बड़े पत्थर ही इस्तेमाल हुए और इनमें से एक पत्थर का वज़न 50 टन रहा होगा। दोस्तों, तहकीक में एक चीज़ जो है वो साबित हुई है कि इस पिरामिड का जो टोटल वज़न है वो 60 लाख टन है। याद रहे कि अगर हम आज के मुताबिक देखें तो ये वज़न तकरीबन 12 खलीफा जो बुर्ज अल खलीफा है वो 12 हो तो उसके बराबर इसका वज़न एक पिरामिड का बनता है, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहते हैं। दोस्तों, ये पिरामिड इतना शानदार और इतना ऊंचा है कि किस मकसद के लिए बनाया गया होगा, और इसके अलावा कैसे हज़ारों साल पहले इतना जो बड़ा पिरामिड है, और आप यकीन कीजिए कि उसको इंच का लेवल किया गया है और वो पूरे लेवल पर बना है। और बड़ी वो पूरी इंजीनियरिंग की एक मिसाल है, सिविल इंजीनियरिंग की, जो ये पिरामिड जिस तरह बनाए गए हैं। किस तरह टनों वज़नी पत्थरों को काटा गया होगा, उनको शेपअप किया गया होगा, उनको स्क्वायर में और रेक्टेंगल में काटा गया होगा,
और किस तरह 480 फुट की बुलंदी पर ले जाया गया होगा। इन सवालों के जवाब हम आज महक़क़ीन की जो तहक़ीक़ है उसकी रोशनी में आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, याद रहे कितने ही लोग और कितनी ही टीमें जो हैं वो इनमें एहराम मिस्र के ऊपर वो तहक़ीक़ात कर चुकी हैं और कर रही हैं और फ्यूचर में भी करती रहेंगी। ये भी दोस्तों कि किस तरह जो पिरामिड की चारों साइड्स हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट को बग़ैर कंपस के उसको बनाया गया और उसके अंदर कोई मतलब 1 इंच का फ़र्क भी नहीं। दोस्तों, सबसे पहला मसला क्या था कि कोई ऐसी ज़मीन ढूंढी जाए जो ज़मीन जिसके ऊपर इस पिरामिड को बनाया जाए, जिनके ऊपर लाखों टन वज़नी जो पत्थर जब रखे जाने हैं या उसको तामीर किया जाना है तो वो कहीं बैठ ना जाए। दोस्तों, उसके बाद पोलर स्टार्स जिनकी मदद से ज़मीन का पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड हर साइड को मैयर किया गया और उसका एक नक्शा बनाया गया और यूँ इसको मार्क करने के बाद हज़ारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन जो है वो सेट की गई। और महक़क़ीन कहते हैं कि आज भी इस पिरामिड के अंदर 1 इंच का भी एरर मौजूद नहीं है। दोस्तों, इससे अगला जो मरला था वो ये था कि किस तरह ज़मीन को लेवल किया जाए, क्योंकि 450 फुट ऊंची और 60 लाख टन जो वज़नी इमारत है, अगर वो उसके अंदर ज़रा सा भी बैलेंस ना होता तो वो यकीनन वो इतनी बड़ी इमारत जो है वो अपने पाँव पर खड़ी ना हो सकती। दोस्तों, उस वक्त के इंजीनियर्स थे, ना तो उनके पास कोई लेज़र लेवलर था और ना ही उनके पास कोई बबल लेवलर था जिससे वो ज़मीन को लेवल करते और उसे चेक करते। दोस्तों, महक़क़ीन कहते हैं कि इस ज़मीन के चारों तरफ जो है वो एक नाली जो है वो खोदी गई और उसके अंदर पानी छोड़ा गया। इसी तरह एक साइड से पानी का लेवल जो है वो चेक किया जाता और फिर दूसरी साइड से पानी का लेवल चेक किया जाता और इस तरह तीसरी और चौथी साइड से पानी का लेवल चेक करके उसकी ज़मीन की हमवारी का एग्जैक्ट हमवारी का अंदाज़ा लगाया जाए। दूसरा ये आला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेक्टेंगल जो है, इसके दरमियान एक धागा बंधा हुआ है और धागे के नीचे एक पत्थर बंधा हुआ है। तो उसको अगर ज़मीन पर रखते हैं और वो ऊपर दरमियान में एक निशान है, अगर धागा उस निशान के ऊपर रहे और ज़मीन से वो पत्थर टच हो जाए तो इस तरह भी उसका ज़मीन का लेवल जो है वो चेक किया गया होगा। दोस्तों, डायरेक्शन सेट करने, ज़मीन को लेवल करने और उसको बिल्कुल हमवार करने के बाद अगला मरला इसकी तामीर का काम शुरू करना। अब चूँकि दोस्तों ये हज़ारों टन वज़नी जो पत्थर हैं वो उनको लेके आना, उनको काटना और उनको फिर ट्रैवल करके उनको ट्रांसपोर्टेशन करके वो लेके आना, तो इसके अंदर भी ज़ाहिर एक मुश्किलात थी जो उन इंजीनियर्स के सामने थी, क्योंकि उस वक्त पत्थर काटने के लिए ना तो कोई ग्राइंडर्स मौजूद थे और ना ही कोई कटर मौजूद थे। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इंजीनियर्स ने और उनके वर्कर्स ने इन पत्थरों को, जैसे मैंने पहले बताया, रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर इनको काटा। अब इनको काटने के लिए भी ऑब्वियसली कोई चीज़ चाहिए थी, तो जो मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ इस छेनी की मदद से, और ये छेनी कॉपर की बनी होती थी और इंजीनियर्स को ये इस बात का इदराक था कि अकेले कॉपर की बनी इस छेनी के साथ वो पत्थरों को तोड़ नहीं सकते, लिहाजा उन्होंने उसके आर्सेनिक केमिकल है उसके अंदर डाला और उस कॉपर के साथ मिलाकर उससे छेनियाँ तैयार की गई जो कि टेढ़ी नहीं होती थी। सो वर्कर्स जो थे वो छेनी को ऊपर रख कर पत्थर के ऊपर और उसके पीछे लकड़ी की जो हथौड़ी है उससे वो हिट करते और उसके साथ फिर उसके अंदर जो है वो उस पत्थर को काटते और उसको शेप अप करते, और इस तरह एक एक पत्थर को काटने के लिए कई घंटे दरकार होते थे। दोस्तों, याद रहे कि इन पत्थरों की कटाई जो है वो गिज़ा से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर के मकाम पर हो रही थी। अब अगला मरला ये था कि इतने भारी भरकम पत्थर जो हैं, ना तो कोई ट्रक्स थे, ना कोई ऐसी मशीनरी थी जिसके ज़रिए से उसे खींच के लाया जा सकता। तो अगला मरला ये था कि किस तरह उन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करके गिज़ा तक लाया जाए। ये ख़ास पत्थर जिसे अब हम जिसका नाम लाइमस्टोन है, इन लाइमस्टोन पत्थरों को लाने के लिए ज़ाहिर है कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए थी, तो जानवर या कोई मशीनरी तो इसको उठा नहीं सकती थी। फिर जो महक़क़ीन कहते हैं कि इससे इंसानी हाथों का इस्तेमाल किया गया और इंसान ही इसको खींचकर उस जगह पर लेके आए, और उस एक पत्थर को खींचने के लिए तकरीबन 500 लोग दरकार हुआ करते थे। ये भी याद रहे क्या इस वक्त जो बात कर रहे हैं हम वो सिर्फ द ग्रेट गिज़ा पिरामिड की बात कर रहे हैं, उसके अलावा ये सिर्फ हम एक पिरामिड की बात कर रहे हैं जो दरमियान में सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसे किंग्स या क्वीन, जिसके अंदर किंग्स और क्वीन जो थी उसके चैम्बर्स मौजूद थे। सो ये सिर्फ हम उसकी बात करें। इसके अलावा दो और बड़े पिरामिड्स हैं, और उसके अलावा मैं जिस बताया तकरीबन 136 के 38 पिरामिड्स हैं छोटे मोटे।
तो उन सिर्फ ये एक जिसके अंदर 23 लाख पत्थर इस्तेमाल हुआ है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना इंसानी हाथों से, और एक पत्थर को लाने के लिए करीब 500 लोग दरकार थे। तो आगे अंदाज़ा लगाएं कि इन सब को लाने के लिए कितने लोग दरकार हुए होंगे। ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि इन सब को लाने के लिए, इस इमारत को खड़ा करने के लिए कितने लोग जो थे वो दरकार थे। दोस्तों, मुहक्किकीन कहते हैं कि इन पत्थरों को लाने के लिए ज़ाहिर है उसको लोड और अनलोड करना, क्योंकि इन पत्थरों को कहा जाता है कि दरिया के किनारे पर लाया गया और वहाँ से कश्तियों में लाद कर इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट किया गया गीज़ा। और याद रहे कि ये इतना ही मुश्किल काम है जितना उसको उठाना, उसको काटना, उसको लोड करना और फिर गीज़ा में जाकर उसको अनलोड करना और फिर उसको तामीर के मकाम तक पहुँचाना। और जाहिर है इस काम को अंजाम देने के अंदर काफ़ी मुश्किल पेश आई होगी, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया उस वक्त कोई जो मशीनरी या कोई ट्रक्स या कोई इस किस्म की चीज़ मौजूद नहीं थी जो उन पत्थरों को खींच कर या लाद कर उस पर लाया जाता। दोस्तों, मुहक्किकीन ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है और मुहक्किकीन ने यानी जो इसके ऊपर खोज कर रहे थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट या जो भी इसके अंदर इंजीनियर्स वगैरह शामिल थे इसके ऊपर खोज करे, उन्होंने कई सवालों के जवाबात हासिल कर लिए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे सवालात जो हैं वो हल होना बाकी हैं। अब दोस्तों, पत्थर तो वहाँ पहुँच गए, गिज़ा जो है तक वो बड़े बड़े पत्थर तो पहुँच गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी ऊंचाई पर पत्थर जो है वो किस तरह ऊपर लाए गए। इसके लिए मुहक्किकीन कहते हैं कि स्पाइरल ट्रैक है उसको बनाया गया होगा, यानी स्पाइरल ट्रैक जो है बनाया गया होगा, यानी उसके इर्द गिर्द एक ट्रैक बना के उसको ऊंचाई तक ले जाया गया होगा, जैसा तस्वीर में नज़र आ रहा है आपको। और दूसरा, उसको जिग जैग के ज़रिए यानी एक साइड से यूं फिर ले जाया गया होगा, फिर यूं और फिर यूं और फिर यूं, जैसा आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो ये या तो स्पाइरल ट्रैक के ज़रिए इतनी ऊंचाई पर ले जाया गया होगा और या फिर जिग जैग ट्रैक के ज़रिए। उनको भी खींचने के लिए, ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए कोई ऑब्वियसली कोई मशीनरी दरकार थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो इंसानी हाथ ही थे जो इन पत्थरों को, टनों वजनी पत्थरों को ऊंचाई तक लेकर गए थे। और दोस्तों, फिर हर पत्थर को अपनी जगह पर फिट करना, ये भी एक बहुत बड़ा मरला रहा होगा। अब अगली बात यह है कि इन पिरामिड्स के बाहर सिर्फ पत्थर ही नहीं लगाने, ऑब्वियसली उनके अंदर राहदारियाँ बनानी है, उनके अंदर जो है वो कमरे बनने थे, उनके अंदर उसको अंदर से ऑब्वियसली शेप अप किया होगा, किस तरह किया होगा। तो मुहक्किकीन कहते हैं कि जब इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन को देखा गया तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि अंदर की सारी कंस्ट्रक्शन जो थी वो ग्रेनाइट पत्थर से की गई थी। और ग्रेनाइट पत्थर हीरे के बाद दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन एक सख्त तरीन पत्थर है, जिसे काटना आज भी बड़ा मुश्किल है और जो आज भी ग्राइंडर से ही काटे जाते हैं। दोस्तों, इसके बारे में भी मुहक्किकीन ने तहकीक की है कि ज़ाहिर है इतना सख्त पत्थर कैसे काटा गया होगा। वो कहते हैं कि इसको बग़ैर दांतों वाली आरी से काटा गया, उसको शेप अप किया गया। उसके लिए क्या किया जाता कि आरी के दोनों तरफ वज़न बांध दिया जाता और उसको इस तरह एक जो वर्कर था इस तरफ से खींचता, दूसरा इस तरफ से खींचता और दरमियान से उसको काटा जाता और फिर उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर जिसके अंदर फेंके जाते और वो साथ साथ उसको काटते चले जाते। ये जो आ रहा था ये बग़ैर दांतों के होता था, बिल्कुल स्पाट जिस तरह की छुरी होती है। दोस्तों, जब मैं मुहक्किकीन ने इसके ऊपर तहकीक की तो इसके अंदर 2 सीक्रेट चैम्बर जो हैं उन्होंने मुहक्किकीन ने उसके अंदर तलाश किए, जिनमें से एक जो था वो किंग्स चैम्बर कहलाता था और दूसरा क्वींस चैम्बर कहलाता था। दोस्तों, कुछ साल पहले एक शख्स जो था वो उधर से सफ़र कर रहा था, तो वहाँ पर उसने एक लूमड़ को देखा और उसने उसको पत्थर मारा और उसके पीछे भागा, तो वो गिज़ा पिरामिड की एक सुराख के अंदर घुस गया और उसके बाद वो शख्स अंदर चला गया। उसने अंदर जाके देखा कि वहाँ पे अजीबो-गरीब किस्म का मंजर देखा और इसी तरह जो मुहक्किकीन उनको ये बात मालूम हुई और वो उसके अंदर घुसे और अंदर जाकर देखा कि अंदर एक रास्ता बना हुआ है छोटा सा, लेकिन वो रास्ता जो है वो बिल्कुल बंद है। उन्होंने एक कैमरे का इंतज़ाम किया, जो कैमरा तैयार किया, उसके आगे कटर लगाया और उस कटर के ज़रिए वो कैमरा पहले अंदर उस जो कटर मशीन थी उसके अंदर डाला गया, उसके आगे जो कैमरा लगाया गया उसके आगे कटर था और कटर पहले ज़मीन को जो वो खोदता उसके अंदर सुराख करता, फिर उसके अंदर कैमरा डाला गया और उस कैमरे के अंदर अब जब देखा गया तो वहाँ पर 2 ताबूत मौजूद थे। वो ताबूत जो ग्रेनाइट से बनाए गए थे और वो बिल्कुल खाली थे और उनके अंदर कुछ नहीं था। इतने बड़े ताबूत जो हैं वो अंदर बग़ैर किसी रास्ते से, जो बिल्कुल सील था, रास्ता पैक था, उसके अंदर कैसे गए? और सिर्फ एक साइड से जगह थी जहाँ से इंसान बड़ी मुश्किल से गुजर कर अंदर जा सकता है।
तो पता चला बाद में तहकीक की गई मुहक्किकीन ने कि ये पहले जो अंदर बनाए गए थे, यानी जो ताबूत थे वो अंदर बनाए गए थे, उसके बाद फिर इसको कवर करके सील करके किसी छोटा सा रास्ता जो है वो छोड़ दिया गया था। अब लोग जो कहते हैं कि इसको बनाया किसने, सो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इसको एलियंस बना गए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि इनको जो इजिप्शियन जो थे, जो मिस्र के रहने वाले ग़ुलाम नहीं थे, उनकी फ़ौज को इस्तेमाल किया गया और उससे बनाया गया। लेकिन कुछ अर्सा पहले वहाँ पे जो हड्डियाँ बरामद हुई हैं और जहाँ स्कूल्स बरामद हुई हैं, जो खोपड़ियाँ, इंसानी खोपड़ियाँ बरामद हुई हैं, उनसे पता चलता है कि इन खोपड़ियों की बाकायदा सर्जरी की गई है और इनको टूटी हड्डियों को जोड़ा गया है। और जब उन स्कूल्स के ऊपर जो है कंप्यूटर की मदद से शक्ल जो बनाई गई, तो मुहक्किकीन कहते हैं कि वो शक्ल जो गैर मिस्री ग़ुलामों की जो शक्ल थी वो नहीं थी, बल्कि मिस्र के लोग ही थे। और जो ग़ुलामी में जो लोग होते हैं जिनकी टांगें टूट जाएँ या सारा स्कूल जो है वो डैमेज हो जाए, तो उनका वो इलाज नहीं किया करते थे, क्योंकि आला किस्म के लोग थे जो कि मतलब इंजीनियर्स और बड़े बड़े अच्छे घरानों से जो ताल्लुक़ रखते, ये वो लोग थे जो कि इसकी तमीर के अंदर हिस्सा ले रहे। सो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था दोस्तों कि इनके लिए कितने लोग चाहिए होंगे और इन पर कितना टाइम लगा होगा इन पिरामिड्स को तैयार करने के अंदर। सो आज भी अगर हम कोई जदीद दौर के अंदर इमारत बनाते हैं तो तमाम मशीनरी को इस्तेमाल करके, तमाम जदीद किस्म के जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद भी तकरीबन एक बड़ी से बड़ी इमारत भी 4-5 साल ले जाती है तैयार होने में। तो इनके अंदर भी ज़ाहिर है तकरीबन आजकल एक मैं बिल्डिंग देख रहा हूँ हमारे इधर शहर के अंदर तैयार हो रही है, तकरीबन 8 मंजिला इमारत है और उसको तकरीबन 3 साल लगेंगे। उसके अंदर मैं जब मज़दूर गिने तो 200 से 250 मज़दूर काम कर रहा था मशीनों के अलावा। तो उस वक्त जो है वो जो लोग काम कर रहे होंगे वो तकरीबन 1 लाख लोग जो थे वो उन पिरामिड्स को तैयार करने का काम करेंगे, और तकरीबन 30 साल से 35 साल लगे इन पिरामिड्स को तैयार करने के अंदर। बहरहाल बहुत सारे सवालात जो हैं उनका हल निकाल लिया गया। इसके अलावा एक सवाल था कि ये पिरामिड्स इतनी बड़ी जो इतनी मुश्किल तरीन और स्ट्रक्चर जो है वो बना किस लिए गया। तो क्या ये जो लोग हैं मिस्र के लोग उस वक्त तक क्या इंसानों को खुदा बनाना चाहते थे? सो इसका एक मुहक्किक है जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट बोवेल, उन्होंने इसका जवाब दिया कि उस वक्त के जो मिस्री लोग थे वो सितारों के ऊपर बहुत ईमान रखा करते थे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो 3 बड़े पिरामिड्स हैं उनके साथ एक छोटा जो है वो एक तरह अलाइन नहीं है, वो उस तरह, हालांकि हर चीज़ जो है वो पूरी मेजरमेंट के हिसाब से पूरी है, वो एक तरह से ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रक्चर है, ऊंचाई भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक अलाइन अपनी जगह पर वो बिल्कुल एक जगह अलाइन नहीं है। तो उसका जवाब वो ये देती है कि क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि मिस्र के लोग उस वक्त सितारों के ऊपर बहुत यकीन रखा करते थे। सो उन्होंने ओरियंस बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशन के हिसाब से जो ये पिरामिड्स बनाए। और अगर गौर किया जाए तो इनके अंदर 2 स्टार जो हैं वो बड़े रोशन और बड़े हैं, और तीसरा स्टार डिम है दूसरों से और उससे छोटा भी नज़र आता है, और छोटे वाला उनसे कुछ थोड़ा सा दूर भी है। सो इन पिरामिड्स को तैयार करने के लिए, गिज़ा के पिरामिड्स को तैयार करने के लिए यही पैटर्न जो है वो उसको इस्तेमाल किया गया। सो दोस्तों, ताहाल इन जो महराम मिस्र है इनके ऊपर बहुत तहकीक हो चुकी है और बहुत तहकीक हो रही है। बहुत से सवालों के जवाब जो हैं वो मिल चुके हैं और बहुत से अभी बाकी हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना, और जिस तरह ये तो वो डिस्कशन है जो अभी मुहक्किकीन ने इसके ऊपर की है। अभी शायद फ्यूचर के अंदर और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर एक्सप्लोर होना है और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें मिलनी है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सारी जो बातें वो बड़ी हैरान कुन हैं, और ये इंजीनियरिंग का कमाल नमूना था जिसके ऊपर ना तो कोई ज़लज़ले असर करते थे और ना ही कोई मौसम जो है वो असर करते थे। और याद रहे कि ये जो है पिरामिड्स 51.5 डिग्री की उसके ऊपर बनाया गया, और वो एग्जैक्टली चारों तरफ से 51.5 डिग्री के ऊपर वो जो तमाम के तमाम पिरामिड्स बनाए गए। सो दोस्तों, आज ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो थी मैंने आपके लिए बनाई, और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्त, अपने होस्ट वाले खिजर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हूँगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।